जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक युद्ध शुरू हो चुका है। दुश्मन की मिसाइलें और फाइटर जेट लगातार हमला कर रही हैं और ऐसे समय में आपके पास दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर मौजूद है, लेकिन वो हैंगर में खड़ा है क्योंकि उसकी मरम्मत चल रही है। और अब सवाल उठता है कि क्या फायदा ऐसे स्टेल्थ फाइटर का जो युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण समय में उड़ान ही न भर सके। और अब यही सवाल है वो जिसने भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिजाइन फिलॉसफी को प्रभावित कर दिया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को केवल स्टेल्थ फाइटर नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा है जो युद्ध के दौरान लगातार उपलब्ध रहे, जल्दी रिपेयर हो सके और कम समय में दोबारा मिशन के लिए तैयार हो सके। और इसके लिए भारत सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 प्रोग्राम से सीख ले रहा है। तो आखिर F-35 लाइटनिंग 2 की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भारत एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अलग क्या कर रहा है? और क्या एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे प्रैक्टिकल 5th जनरेशन फाइटर्स में से एक बनने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी को विस्तार से समझेंगे। देखिए, जब भी F-35 लाइटनिंग 2 का नाम आता है तो लोग उसकी स्टेल्थ क्षमता, सेंसर फ्यूजन और एडवांस एवियोनिक्स की बात करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो दुनिया के मौजूदा सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। लेकिन F-35 का एक पहलू ऐसा भी है जो अमेरिका कभी खुद भी सोचना नहीं चाहता, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, और वो है उसकी मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी रख रखाव की जटिलता। F-35 को बेहद कम रेडार सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है, लेकिन इस स्टेल्थ को बनाए रखना उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। इस विमान पर विशेष प्रकार के रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम रैम कोटिंग भी कहते हैं। अगर इस कोटिंग में छोटी सी भी क्षति हो जाए तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, और कई बार साधारण निरीक्षण और मेंटेनेंस के बाद भी कोटिंग को दोबारा लगाना पड़ता है। इसके लिए विशेष उपकरण, नियंत्रित वातावरण और प्रशिक्षित तकनीशियनों की जरूरत पड़ती है। यानी विमान उड़ाने से ज्यादा मुश्किल कभी कभी उसको उड़ान योग्य बनाए रखने हो जाता है। और युद्ध में यही एक बड़ी समस्या बन सकती है। शांतिपूर्ण समय में ये समस्या उतनी गंभीर नहीं लगती, लेकिन युद्ध के दौरान स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। मान लीजिए किसी एयरबेस पर एक दिन में कई मिशन उड़ाने हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी काफी बड़ी होती है। अगर एक फाइटर जेट को उड़ान के बाद कई घंटों या दिनों तक मेंटेनेंस की जरूरत पड़े तो उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। और युद्ध में जीत केवल तकनीक से नहीं बल्कि जीत इस बात से भी निर्भर करती है कि आपके कितने विमान लगातार मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यही कारण है कि कई सैन्य विशेषज्ञ अब केवल स्टेल्थ नहीं बल्कि मिशन अवेलेबिलिटी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भारत ने क्या F-35 प्रोग्राम से कुछ विशेष सीख ले ली है? क्या भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अभी तक हमें किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट में देखने को नहीं मिला? भारत ने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित करने का समय जो है वो तो निर्धारित कर दिया है, लेकिन इस विमान को विकसित करते समय भारत ने ये सबक भी ध्यान में रखा है। भारतीय वायुसेना पहले से ही स्क्वाड्रन की कमी का सामना कर रही है। साथ ही भारत को संभावित 2 मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ऐसा फाइटर जेट नहीं चाहेगा जो अत्यधिक जटिल रखरखाव के कारण लंबे समय तक ग्राउंडेड रहे और उसकी अवेलेबिलिटी रेट काफी खराब हो। और इसीलिए एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का फोकस केवल स्टेल्थ नहीं बल्कि मेंटेनेबिलिटी पर भी रखा जा रहा है। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक ये भी होगी कि उसका इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम काफी ज्यादा मदद करने वाला है। साधारण शब्दों में कहें तो यह विमान के अंदर मौजूद एक डिजिटल डॉक्टर होगा। यह सिस्टम लगातार विमान की सेहत पर नजर रखेगा। उड़ान के दौरान यह इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तापमान, कंपन और दूसरे जो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा, और इन आंकड़ों का विश्लेषण एआई आधारित एल्गोरिथम करेंगे। अगर किसी पार्ट में खराबी आने की संभावना होगी तो सिस्टम पहले ही उसकी चेतावनी पास ऑन कर देगा। इसका बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए कि हाइड्रोलिक पंप में असामान्य कंपन शुरू हो गया है और पारंपरिक सिस्टम में जो टेक्नीशियंस हैं उनको तब पता चलता है जब समस्या काफी गंभीर हो जाए। लेकिन एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एआई सिस्टम शुरुआती संकेत पहचान लेगा और विमान के लैंड करने से पहले ही ग्राउंड क्रू को उसकी सूचना दे दी जाएगी। आवश्यक स्पेयर पार्ट तैयार रखे जा सकेंगे और विमान के उतरते ही रिपेयर शुरू हो जाएगा। और इससे समय की भारी बचत होगी और कोई भी कैटास्ट्रोफिक फेलियर की जो सिचुएशन है वो अवॉइड भी की जा सकेगी।
भारत का यहाँ पर कुछ दृष्टिकोण बदल चुका है। F-35 की अगर हम समस्याओं को, जैसे मैंने अभी कहा कि जब भी हम F-35 की बड़ी समस्याओं में से उसकी बाहरी स्टेल्थ कोटिंग की समस्या को देखते हैं, तो ये एक बड़े चैलेंज के रूप में दिखाई पड़ती है। भारत इस क्षेत्र में अलग रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ऐसी कंपोजिट संरचनाओं का उपयोग किया जा सकता है जिनमें रडार अवशोषित करने वाले गुण सीधे सामग्री के अंदर शामिल हो। इसे इस अवसर को भारत के एविएशन हिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर हम इसको बात करें तो इसे बेसिकली बेक्ड इन स्टेल्थ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने जिम्मेदारी ये है कि हम सीख भी लें और विमान को जल्दी से जल्दी बनाकर तैयार भी करें। अब स्टेल्थ केवल ऊपर की पेंट की तरह ही नहीं होती है, बल्कि विमान की संरचना भी स्टेल्थ में काफी ज्यादा भूमिका अदा करती है। इससे स्टेल्थ को बनाए रखना आसान हो जाता है, रखरखाव की लागत काफी कम हो जाती है और विमान की ऑपरेशनल उपलब्धता बढ़ेगी। अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अत्याधुनिक फाइबर ऑप्टिक स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जाने की संभावना है। ये बेसिकली सेंसर होता है जो एयरफ्रेम के अंदर ही लगे होते हैं। ये लगातार तनाव को, दबाव को, कंपन को और संरचनात्मक थकान को मॉनिटर करेंगे। यानी कि स्ट्रक्चरल जो फटीग है उसको ये मॉनिटर करेंगे। और कहीं अगर कोई सूक्ष्म दरार भी बनने लगी है तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर सकता है। इससे बड़ी खराबी होने से पहले ही कार्रवाई की जा सकेगी। तो आज अधिकांश विमानों में ऐसी जांच के लिए मैनुअल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, लेकिन एमका में विमान खुद ही इतना इंटेलिजेंट होगा कि वो अपनी स्थिति की जानकारी दे देगा और हम उसको पहचान करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि उसमें मॉड्यूलर डिजाइन का यूज किया जाएगा। आमतौर पर किसी भी एवियोनिक सिस्टम में खराबी आने पर जो टेक्नीशियंस होते हैं उन्हें काफी समय लग सकता है, लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में विभिन्न सिस्टम मॉड्यूल के रूप में डिजाइन किए जा सकते हैं। और अगर किसी मिशन कंप्यूटर या सेंसर यूनिट में समस्या आती है तो पूरा सिस्टम खोलने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ खराब मॉड्यूल निकालकर नया मॉड्यूल लगाया जा सकेगा और पुराने मॉड्यूल बाद में रिपेयर भी किए जा सकेंगे। इससे विमान जल्दी दोबारा उड़ान भर पाएगा और जो अवेलेबिलिटी रेट है ये भी प्रभावित नहीं होगा। भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है कॉम्बैट रेडीनेस। युद्ध के दौरान जितने ज्यादा विमान उपलब्ध रहेंगे उतनी ज्यादा मारक क्षमता होगी। और अगर कोई विमान एक दिन में 2 या 3 मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है तो उसका वास्तविक युद्ध मूल्य काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को केवल एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक हाईली अवेलेबिलिटी कॉम्बैट सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या एमका F-35 से बेहतर होगा? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन F-35 अभी भी दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। उसकी सेंसर क्षमता, नेटवर्किंग और युद्धक अनुभव बहुत विशाल है। लेकिन भारत जिस दिशा में काम कर रहा है वो निश्चित रूप से दिलचस्प है। अगर एमका वास्तव में कम रखरखाव, उच्च उपलब्धता और प्रभावी स्टेल्थ का संतुलन बना पाता है तो ये उसे एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक या प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं लड़ाकू विमान बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।